बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म विरासत के सिलसिले का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, उनको हमने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। आज इंशाल्लाह से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप लोग फिज़िक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मैथ्स वगैरह में क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी तरह से आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे ज़हनों में बैठ जाएं। इल्म विरासत एक ऐसा इल्म है, बल्कि कोई भी इल्म जब तक वो प्रैक्टिस में ना हो तो भूल जाता है। तो अक्सर बेशतर मुफ्ती हज़रात भी जो विरासत के मसाइल में फ़तवे नहीं देते, आप अगर अचानक उनसे कोई विरासत का मसला पूछ लें तो वो कहते हैं देख के बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, मतलब नॉलेज अगर आपके पास इतना है कि आप किताब देख के बता सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी खैर है, ये भी बहुत बड़ी खैर है। ठीक है, तो यानी आपको मुताल्लिका जो है वो जो सब्जेक्ट है उसकी टर्म्स आपको आती हैं, आपको उसकी किताबें कंसल्ट करना आती हैं, उससे देख के आप सही मसला बता सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं होता कि हर मसले का जवाब आपके जहन में क्या हो, मुस्ताहसर हो। ठीक, तो इसी तरह से विरासत में भी लोग मुझसे पूछते हैं, तो जो मसले तो आम होते हैं, ठीक है, जैसे कुरान मजीद में एक पूरा रुकू है, सूरह निसा का दूसरा रुकू है, उसमें विरासत के हिस्से बयान हुई हैं, तो वो जहन में होता है। तो जो अमूमी मसाइल होते हैं वो फ़ौरन मैं विरासत के हिस्से बयान कर देता हूँ, लेकिन जो मसाइल ज़रा रेयर नोयत के होते हैं तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये पूरा चार्ट जहन में नहीं आ रहा, अभी नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं हासिल किया, कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें अभी जहन में बैठ गई होंगी। मियाँ बीवी के हिस्से आसान है, फ़ौरन जहन में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब अलाती भाई हमारे यहाँ, जैसे अहयाफ़ी भाई, अब ये केसेस रेयर केसेस होते हैं, आम तौर पे सोसाइटी में नहीं पाए जाते। तो इसलिए इनके हवाले से क्या है कि वो आम तौर पे उनके हिस्से, उनकी सूरतें जहन में इतनी जल्दी नहीं बैठती, इल्ला ये कि आप बार बार अगर फतवा देते हो, लोगों को मसाइल बताते हो, तो वो चीज़ें आपके क्या है, हाँ, जहन का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज इंशाल्लाह से हम प्रैक्टिस करेंगे ज़वील फ़ुरूज़ और ख़ास तौर पर असबात के हवाले से। तो शुरू से हम मतलब आसान केसेस से ऊपर जाते हैं। ठीक है जी, पहला केस ये है कि हम बीवी को डिस्कस करते हैं, ये मैयत है। ठीक है, इसका एक खामन है और दूसरा इसका एक भाई है। ठीक है, तो खामन का कितना हिस्सा होगा? 1/4। ठीक है, भाई का कितना हिस्सा होगा? औलाद नहीं है तो कितना हिस्सा होगा? 1/2 होगा। भाई का कितना हिस्सा होगा? भाई किस में है? आसबा में। ठीक है, तो आसबा क्या करता है? सारा बाकी ले जाता है, तो बाकी है कितना? 1/2। क्लियर हो गई बात जी? जी जी, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स इश्यूज की तरफ जाते हैं। ठीक है, दूसरी सूरत यह है कि खामन है और साथ में बेटा है। खामन का कितना हिस्सा होगा? 1/4। बेटे का हिस्सा क्या होगा? आसबा। कितना बनेगा? यही बनेगा। क्लियर होगी बात? आगे चलें। खामन की 2 ही सूरतें थीं, एक सूरत में औलाद नहीं थी, दूसरी में औलाद थी। ठीक है, दोनों सूरतें हमने डिस्कस कर ली कि बीवी की औलाद एक सूरत में है और एक सूरत में बीवी की औलाद नहीं। हिस्से खामन के हैं, हिस्से खामन के हैं ना, लेकिन औलाद तो बीवी की है। दूसरा क्या है? खामन, मैयत जो है वो खामन है। ठीक है, विरासत किसकी डिस्कस हो रही है? बीवी की। पहले क्या था? मैयत जो है वो बीवी थी, विरासत किसकी डिस्कस हो रही थी? खामन की। अब एक बीवी है और एक भाई है, बताएं बीवी का कितना हिस्सा है? बीवी का
1/4। भाई का कितना होगा? आसबा बन के कितना लेगा? 3/4। ठीक है। दूसरी सूरत, ये तो हो गया केस 1। केस 2 क्या हो गया? बीवी है और बेटा है। बताएं जी। बीवी का हो गया 1/8। आसबा बन के कितना लेगा? 7/8 ले जाए। क्लियर होगी बात? आगे चलें। बाप फौत हुआ है, बेटी की विरासत हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। पहली सूरत क्या है? बीवी है, बेटी है, भाई है। बताएं जी। बीवी का 1/8, बेटी का, बेटी अगर एक हो तो कितना लेती है? हाफ लेती है। ठीक है। बेटी अगर एक हो तो कितना लेती है? हाफ। भाई क्या है? आसबा। जी या उस वक्त हमने रेफरेंस बनाया था बीवी को, समझ लिया ना? तो अब इसकी बीवी भी है और इसकी बेटी भी है, तो हम अभी फोकस कर रहे हैं बेटी के हिस्से को, क्योंकि बीवी के हिस्से हमने डिस्कस कर लिया। वो भी यहाँ आप उस एंगल से देख लें कि बीवी को कितना मिला। वही जो आप कह रहे थे ना कि इजाफा करते जाएं, तो वो इजाफा हम कर रहे हैं ना? नहीं समझ आई बात? इजाफा कर रहे हैं ना हम, लेकिन अब हम एक और एतबार से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि बीवी के हिस्से हमने समझ लिए कि कभी इसको 1/8 मिलता है, कभी 1/4 मिलता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी फोकस करें बेटी को। इसके एतबार से हमने इसको बाप लिखा है। वो बात आपकी ठीक है, इसका तो वो शोहर है। हाँ, फोकस बेटी को कर रहे हैं ना? ठीक, ठीक है। तो अब आप देखें 1/8 जमा 1/2 जी, क्या जू अज़ाफ़े अक़ल आएगा? 8, 1 जमा 4, ठीक है, 5/8। कितने आएंगे भाई के? अगर हम इसके हिस्से निकालना चाहें तो बीवी के हिस्से कितने हैं? बताएं ना। 1। बेटी के कितने हैं? 4। टोटल 8 हिस्से कर लें। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस, क्योंकि अल्लाह ने बटे में बयान किए, अल्लाह ने कहा है कि उसका 8वां हिस्सा है, अल्लाह ने कहा उसका 6ठा हिस्सा है, तो 6ठे हिस्से का मतलब क्या है? 1/6। कुरान ने अंदाज यही रखा है ना, बयान का अंदाज ये है ना। फिर हम उसको अपने मैथ से सीधा करते हैं। ठीक है। दूसरी सूरत, अब हम कहते हैं जी मां फौत हुई है। ठीक है। एक खामंद है, 2 बेटियां हैं। दूसरी सिचुएशन, और एक भाई है। बताएं जी, खामंद का कितना हिस्सा होगा? 1/4। बेटियों का कितना होगा? 2 बेटियों का कितना होता है? एक बेटी का निस्फ होता है, 2 का होता है 2/3। ठीक है। फैनकुन्ना निसान, हाँ, सोलो सा मा तरक। सोलो सा कहते हैं 2/3 को, 2/3 को। फैनकुन निसान फौका सनतैन फला हुन्ना सोलो सा मा तरक। बाकी क्या आ गया? आसबा। अब बताएं जी, मसला निकालें। इसको कहते हैं मसला निकालना। कितना आ गया? 12, 3 जमा 8। ठीक है, कितना हो गया? कितना आया? 1/12, यानी एक हिस्सा। खामन के कितने हो गए?
3, बेटियों के कितने हो गए 8, एक बेटी का कितना हिस्सा है 4। टोटल एसेट को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हर बेटी के 4 हिस्से, खामन के 3 हिस्से, भाई का 1 हिस्सा। क्लियर हो गई बात जी। खामन का कैसे पता चला 3 हिस्से? हाँ ठीक है ना, ये समझे ना, ये जू अज़ाफ़ अकल जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा इस पे। बेटी की कितनी सूरतें थी हैं? देखें ना, बेटी की हमने कही थी, कहाँ पे है बेटी, कहाँ डिस्कस की हुई है? ये है बेटी। कभी 1 होती है तो हाफ ले लेती है, कभी 2 या 2 से ज्यादा होती हैं तो कितना लेती हैं, और कभी उसके साथ क्या होता है बेटा होता है, तो फिर वो क्या बन जाती है आसबा बन जाती है। इसकी मिसाल अब तीसरी हालत, माँ फौत हुई है, खामंद है। अब फिर ना कहिएगा माँ का कैसे खामंद है, माँ का खामंद तो ज़ाहिर बात होगा ना उसका भी तो कोई खामंद होगा ना। एक बेटी है और एक बेटा है जी, बताएं जी। खामंद का 1/4 है, बेटी क्या है आसाबा, बेटा भी आसाबा। 1/4 खामंद का हो गया, बाकी कितना रह गया 3 हिस्से रह गए। इस 3 में से बेटी को कितना मिलेगा 1 हिस्सा, 2 बेटे को। टोटल एसिड को कितने हिस्सों में तकसीम करें 4 में, ठीक है। फिर परसेंटेज निकालना बहुत आसान है ना, 25% किसका है खामंद का, ठीक है। बेटी का कितना है 25 है, 50% बेटे का। अल्लाह अल्लाह खैर सला, समझ आ गई बेटी। 3 ही सूरतें हैं, 1 होगी, 2 होंगी, या 2 से ज्यादा होंगी, या फिर उनके साथ बेटा भी होगा, और चौथी कोई सूरत नहीं है। बेटी की हम कह रहे हैं 3 ही सूरतें हैं, चौथी कोई सूरत नहीं बनती। कभी 1 होगी, कभी 2 या 2 से ज्यादा होंगी, कभी उनके साथ बेटा होगा। वो आगे आएंगे ना, भाई भी हमने पढ़ना है ना, भाई भी तो पढ़ना है, ठीक है। दादा फोत हुआ है, ठीक है जी। पोती का हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटी की बात किसके, पोती। कहां गई जी पोती, ये आ गई पोती, ठीक है। कितनी सूरतें हैं 5, वही बेटी वाली देखें 3 सूरतें तो वही हो गई। 1 पोती हो तो आधा, 2 हो तो 2/3, अगर पोता भी साथ हो तो आसबा, अगर बेटी हो तो फिर भी ये आसबा होगी, ठीक है। और अगर बेटा या 2 से ज्यादा बेटियां हो तो फिर ये महरूम हो जाती है, फिर इसको ऐसा नहीं मिलता। अब आप देखें जी, पहले तो आ गई बीवी, दादी, हाँ आप समझे ना, ये दादी की बीवी है ना, तो ये दादी हुई। किसकी दादी हुई, पोती की दादी हुई, जिसके इससे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी नहीं दादी हुई, इसकी बीवी है पोती, और उसके साथ एक भाई। बताएं जी बीवी का कितना हिस्सा है 1/8। क्यों 1/8 मिल रहा है, औलाद है, औलाद में सिर्फ बेटा बेटी नहीं होता, नीचे पोता पोती भी मुराद होती है, ठीक है। पोती का कितना हिस्सा है 1/2, ठीक है। भाई क्या है आसबा। अब निकाल लेंगे ना, बाकी आगे कैलकुलेशन कर लेंगे ना, सिंपल। चलें दूसरा केस है, हाँ बीवी है, 2 पोतियां और 1 भाई है। बताएं जी बीवी को कितना मिलेगा, पोतियों को कितना मिलेगा आसबा, ठीक है। वैसे दोनों सूरतों में भाई का निकालें तो सही कितना निकलता है बताएं। देखिए ना, बीवी के कितने हिस्सा बनेगा 1, 2 का कितनी दफा गया 4 दफा, ठीक है। 3 भाई के आ जाए, यहां पे निकालें। 1 बीवी का जी, ये बनेगा क्या 24 बनेगा, 24 बनेगा, ठीक है। 24 में से
जो है वो 3 बन गए बीवी के, ठीक है, और 8 और 2 16, बाकी भाई के कितने से आए? 5 हिस्से आए। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही है ना? आसान है। तीसरी सूरत है कि बीवी है, पोती है, बेटी है और भाई है। बताएं जी, बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। पोती को कितना मिलेगा? जी, पोती क्या बन जाएगी? असबा। बेटी क्या लेगी? भाई क्या होगा? क्लियर हो गई बात? तीसरा केस ये बनता है, बीवी है, पोती है, पोता है। ये है ना केस तीसरा, पोती के साथ पोता मौजूद हो। तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/8 आसबा आसबा। बाकी कितने हैं? कितने हिस्से हैं? 7 हिस्से हैं। ठीक है जी, 7 में से 1:2 की रेशो से, ठीक है, तकसीम कर देंगे। तो ये हो गया तीसरा केस जी। चौथा केस क्या है कि दादा की वफात हुई, बीवी मौजूद है, बेटी मौजूद है, पोती मौजूद है और भाई मौजूद है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। बेटी को कितना मिलेगा? 1/2। ठीक है। पोती को कितना मिलेगा? 1/6। बेटी की मौजूदगी में पोती जो है वो 1/6 लेती है। बेटी की मौजूदगी में इसका हिस्सा क्या है? 1/6। भाई क्या हो जाएगा? मसला कितने पे निकलेगा? जी, कितने पे निकलेगा? 24 पे। 3 जमा 12 जमा 4 कितने हो गए? 19। भाई के कितने आ गए? इससे 5 इससे आ गए। ठीक है। पोती के कितने हैं? 4 इससे आ गए। बेटी के कितने हैं? 12। बीवी के कितने हैं? 3। ठीक है, पूरे हो गए। तो तस्हीह हमने क्या की है? बेटी की मौजूदगी में पोती क्या करती है? 1/6 हिस्सा लेती है। ये कल हमसे एक मिस्टेक हुई है, उसकी हम तस्हीह कर रहे हैं। दादा अगर फोत हुआ है और उसकी बीवी नहीं है तो बीवी को नहीं मिलेगा। हाँ, असबा के पास चला जाएगा। जाहिर बात है, उसका तो फिक्स ही रहेगा, जो बचेगा वो असबा को जाएगा। स्टे कनेक्टेड विद अल हिकमा इंटरनेशनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जुड़े रहिए अल हिकमा के साथ। देखिए कुरान अरबी ग्रामर, खुलासा कुरान, असूल हदीस और दीगर कोर्सेज सिर्फ अल हिकमा इंटरनेशनल पर। पांचवी हालत क्या है कि दादी फौत हुई है, ठीक है, खावंद है यानी दादा है, बेटा है, पोती है। खावंद को कितना मिलेगा? 1/4। बेटे को आसबा कितना ले जाएगा? 3/4। पोती महरूम। हमने कहा था औलाद हो यानी बेटा हो या 2 से जायद बेटियां हो। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि खामंद है, 2 बेटियां हैं, ठीक है, पोती है और भाई है। बताएं जी, खामंद को कितना मिलेगा? 2 बेटियों को, पोती हमने कहा 2 या 2 से जायद बेटियां हो तो बेटा सारा ले गया ना, बेटा सारा ले गया। अगर यहां पोती की जगह आप पोता भी रख दें
भाई पोती जरूरी नहीं उसी बेटे से हो, दूसरे से भी तो हो सकती है। दूसरा बेटा फोत हो गया तो उसका हिस्सा कहां से आया? नहीं समझ आ रही बात? फिर तो यही लोग कहते हैं मिलना चाहिए, लेकिन शरीयत कहती है नहीं मिलना चाहिए। जो फोत हो गया उसका कोई हिस्सा नहीं, ठीक है। अगर किसी 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 बाप के जो है, ये हमारे यहां एक मसला उठा था जिसका था यतीम पोते की विरासत का मसला। यतीम पोता, पोता नहीं, यतीम पोता, टर्म समझ में आ रही है? एक आदमी है, उसके 6 बेटे हैं, 6 में से एक फोत हो गया, शादीशुदा भी था, ठीक है, उसकी जिंदगी में ही फोत हो गया। अब उसके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। छठा बेटा उसकी औलाद है, ठीक है। अब वो दादाजी फोत हो जाते हैं, तो अब उनकी जायदाद किसको जाएगी? बेटों को जाएगी। बेटे की मौजूदगी में कोई भी बेटा हो XYZ, पोते को विरासत नहीं जाएगी। यानी करीबी रिश्तेदार मौजूद है तो अगली जनरेशन में विरासत ट्रांसफर नहीं होगी, नेक्स्ट जनरेशन में। ये हमारे यहाँ कानून ऐसे ही है, ठीक है। ये सदर अयूब के दौर में ये कानून बना था, लेकिन ये कानून इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है। उलमा ने उस वक़्त भी इस मौजू पे बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। बहुत सारे उलमा ने इस हवाले से किताबें भी लिखी हैं। यतीम पोते की विरासत का मसला आप गूगल करें, आपको कई एक बुक्स मिल जाएंगे, ठीक। तो कहने का मकसद यह है, बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं होता, चाहे वो पोता जो है वो दूसरे बेटे से हो। इसी तरह बेटे की मौजूदगी में पोती भी वारिस नहीं। दूसरी हमने सिचुएशन ये डिस्कस की कि 2 बेटियां अगर हों तो फिर भी पोती वारिस नहीं बनती। ये हमने यहां पे क्या लिखा है, बेटा हो या 2 या 2 से ज्यादा, तो उस सूरत में भी बेटी पोती क्या होगी? महरूम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पोता हो, अगर पोता हो, मुझे बताएं यहां पे, अब सिचुएशन बताएं। अगर यहां पे हम लिखें पोता हो तो अब क्या होगा? हैं? पोता क्यों महरूम होगा? पोता असबा है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताएं। पोता असबा है कि नहीं है? किसकी जगह असबा बनता है ये? और कौन ना हो तो फिर ये असबा होता है? बेटा। असबा 4 थे ना, वो तरतीब क्या थी असबा की? भाई देखे ना, बेटा है, उसके बाद वालिद है, उसके बाद भाई है, उसके बाद चचा है। ये 4 असबा होते हैं। हम कहते हैं ज़विल फुरूज को ना मिले तो किसको मिलता है? असबा को मिलता है ना बाकी, ठीक है। सबसे पहले असबा में कौन होता है? बेटा, उसके बाद वालिद, उसके बाद भाई, उसके बाद चचा। ये नहीं होगा तो ये असबा बनेगा, ये नहीं होगा तो ये असबा बनेगा, ये नहीं होगा तो ये असबा बनेगा। बेटे से क्या मुराद है? पोता भी मुराद है। तो अगर एक पोता है और एक भाई है तो असबा किसको मिलेगा? पोते को मिलेगा। ये नुक्ता समझ में आ रहा है? भाई बाकी बच गया है ना, अब बाकी किधर करें? 1/4 खामन को दे दिया, 2/3 2 बेटियों को दे दिया, बाकी कुछ बचा के नहीं, उसका क्या करना है? 4 डालना है, कुछ तो करना है ना। वो असबा है, वो किसको जाएगा? असबा को जाएगा। तो सबसे करीबी असबा कौन है? पोता है, ठीक है। अगर बेटा होगा तो बेटा क्या होता है? असबा होता है कि नहीं होता? तो वो सारा समेट लेगा, पोते की तरफ कैसे आएगा? हमने कहा था असबा का मतलब ही यही है। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलें जी। अब हम बात करने लगे हैं बाप की विरासत की, ठीक है। वो भाई बेटा फोत होगा तो उसका बाप होगा ना, ठीक है, ऐसा ही है। एक बीवी है और एक बाप है, बताएं। हमने कहा था बाप की 3 सूरतें होती हैं, ठीक है। औलाद ना हो, एक सूरत ये होती है। बीवी का कितना हिस्सा है? 1/4। बाप का कितना होगा? आसबा। जब औलाद ना हो तो बाप क्या होता है? सारा ही ले लेता है जो बच जाए। क्लियर हो गई बात?
दूसरी सिचुएशन, बाप है और बेटा है। बताएं जी, बाप का कितना हिस्सा है? 1/6। बाकी कितना है? ठीक है, 5 हिस्से बेटे के, 1 हिस्सा बाप का। क्लियर हो गई दूसरी सूरत भी, बेटा हो। तीसरी सूरत क्या है? बेटी हो या पोती हो। ठीक है, तीसरी सूरत की मिसाल ये है कि बेटी है मैयत की और बाप है। बेटी को कितना मिलेगा? एक बेटी का क्या हिस्सा है? निस्फ है ना। बाप का बाकी सारा, आसान अल्फाज में बाकी सारा, लेकिन हम कहते हैं जी 1/6 और प्लस आसबा, इसको एन भी लिख देते हैं। ठीक है, यानी बाकी 50%। क्लियर हो गई बात? बाप के हिस्से भी क्लियर हो गए। आगे चलें जी। अब हम माँ की विरासत की बात करते हैं। ठीक है, माँ की विरासत कहाँ गई जी? ये 3 हालतें हैं। ठीक है जी, बेटा फौत हुआ है, माँ है और भाई है, औलाद नहीं है उसकी। ठीक है, अगर औलाद ना हो मैयत की तो माँ का कितना हिस्सा है? बताएं जी। 1 से ज़्यादा बहन भाई भी ना हो। ठीक है, तो माँ का कितना है? 1/3। भाई क्या होगा? असबा होगा। ठीक है, और 1 से ज़्यादा बहन भाई भी ना हो। अगर मिसाल के तौर पे दूसरा केस हम ये बना लेते हैं, माँ है और 2 भाई हैं, अब माँ का कितना हिस्सा होगा? औलाद हो या 1 से ज़्यादा बहन भाई हो, 2 भाई के हैं, आसबा हैं। यहां पे भाई का हिस्सा कितना बनेगा? 2/3 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां पे कितना बनेगा? 2 भाइयों का 5/6। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे उसको हल कर लें। ठीक है, तीसरी सूरत, ये कल हमने बात डिस्कस की थी। माँ जो है वो क्या करेगी? बाकी का क्या लेती है? सोलुस। बीवी है, बाप है और माँ है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है, बाप को कितना मिलेगा? बाप क्या है? आसबा। मां को क्या मिलेगा? 1/3 नहीं, बल्कि बकिया का 1/3। बकिया से मुराद क्या है? यानी बीवी का हिस्सा निकालने के बाद। बात समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में? देखें ना, बीवी का हिस्सा है चौथा, 25% हो गया। मां का हिस्सा है तीसरा, तीसरे का मतलब कितना बनता है? यहां पे मुराद 75%। वैसे तीसरे हिस्से का मतलब क्या होता है? 33%। जब हम कह रहे हैं कि बकिया का तीसरा हिस्सा इस बीवी को देने के बाद जो बाकी बचेगा उसका तीसरा हिस्सा, तो वो कितना बनता है? 25%। बाप का कितना आ गया? 50% आ गया। ठीक है, इसकी एक सूरत यह भी बनती है, मिसाल के तौर पे बेटी फौत हुई है। ठीक है, उसका खामंद है, बाप है, मां है। खामंद को कितना मिलेगा? 1/2 मिल गया। ठीक है, अच्छा फर्क क्या पड़ता है अगर आप मां को 1/3 दे दें तो? खामंद को 1/2 मिल गया, कितना ले लिया उसने? 50%। ठीक है, मां को अगर 1/3 दें तो कितना वो ले गई? 33%। बाकी कितना रह गया?
17%, 17%। अब्बे को कितना मिलेगा? तो किसका हिस्सा ज्यादा हुआ? समझ आ रहे? इसको कहते हैं मसला उमरियतैन। हजरत उमर ने इन दो मसाइल में, जहां बाप का हिस्सा कम बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मां को 1/3 दो। कुरान ने कहा 1/3, लेकिन बाकी का 1/3 दो। 50% का 1/3 मां को दे दो। अच्छा, 50% का 1/3 मां को दोगे तो बाप का कितना हो जाएगा? मां से 2 गुना हो जाएगा ना? नहीं समझ रहे बात? ठीक है ना? तो वो रेशो जो कुरान मजीद की है, बहन भाई में 1-2 की, मां बाप में 1-2 की, वो यहां पे क्या हो जाएगी? कायम रह जाएगी। अगर आप बाकी में मां को 1/3 देंगे तो बाकी का 2/3 किसको जाएगा? बाप को जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वो 1-2 की रेशो बरकरार रखती है, तो इसलिए मां को क्या करते हैं? बाकी का 1/3 देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये बकिया का क्या है? सुलुस, 1/3, और बाप असबा हो जाएगा। ठीक है? यानी बकिया से मुराद यहां पे क्या है? 50%। 50% का 1/3 मां को चला गया, तकरीबन 17%, और 2/3 50% का बाप को चला गया, यानी तकरीबन 34%। आगे चलें। क्लियर होगी मां की तीनों हालतें। अगला है जी एनी बहन। ठीक है? एनी बहन की विरासत का हम तस्करा करते हैं जी। सगी बहन, एनी बहन। ठीक है? भाई फौत हो गया, ठीक है, एक उसकी बीवी है, पहला केस। दूसरी उसकी एनी बहन है, और तीसरा चचा है जी। बीवी का कितना हिस्सा? 1/4। बहन का कितना हिस्सा है? एनी बहन, एनी ना भी लिखें, बहन लिख दें। ठीक है? वो एनी हम इसलिए लिख रहे हैं कि अल्लाती जो पैटर्नल सिस्टर है और अखियाफी जो मैटरनल सिस्टर है उससे जरा। चचा क्या हो जाएगा? असबा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। दूसरी सूरत ये है कि बीवी है, 2 बहनें हैं, और चचा है जी। बीवी का कितना हिस्सा हो गया? 1/4। बहनों का कितना हिस्सा हो गया? 2/3। चचा जो है वो क्या बन गया? असबा बन। तीसरी सूरत क्या है? तो वो 1/8 में शरीक होंगी। बीवियां 4 हों भले, उनका हिस्सा 1/8 ही रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 1/4 रहेगा ना, हम वैसी बात कर रहे हैं। हम तो वैसी बात, इस केस की बात नहीं कर रहे। तो जितना हिस्सा है बीवी का, उसमें सारी बीवियां शरीक होंगी। ठीक, आपस में तकसीम करेंगे। तीसरी हालत क्या है? एनी बहन के साथ एनी भाई भी मौजूद हो। बीवी है, ठीक है, बहन है, और एक क्या है? भाई है। बीवी का कितना हिस्सा होगा? 1/4। बहन क्या होगी? आसबा। भाई भी क्या हो जाएगा? आसबा। 3/4 इनमें तकसीम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, इसको असबा बिल गैर कहते हैं। जोड़े के साथ जो असबा बनता है उसको कहते हैं असबा बिल गैर। औरत की वजह से जो औरत असबा बनती है उसको कहते हैं असबा माल गैर। ठीक है? 3 सूरतें क्लियर हो गई। चौथी सूरत क्या थी? कि बेटी या पोती मौजूद हो। ठीक है, तो बहन क्या बन जाती है? आसबा। 5वीं सूरत में क्या होती है? महरूम जी। बहन फौत हुई है, एक उसका खामंद है, ठीक है, एक उसकी बेटी है, और एक उसकी बहन है जी। बताएं जी, खामंद का कितना हिस्सा है? 1/4। बेटी का 1/2। बहन का आसबा। ठीक है, क्लियर होगी बात। 5वीं सूरत है कि भाई फौत हुआ है, एक माँ है, ठीक है, एक बेटा है, और एक बहन है।
बताएं जी, माँ को कितना मिलेगा? माँ को कितना मिलेगा? 1/6। बेटे को क्या मिलेगा? आसबा। बहन महरूम हो जाएगी। हमने कहा औलाद हो तो महरूम रह जाएगी। क्लियर होगी बात? बहन कैसे क्लियर हो गए? आगे चलें। जैद फोत हुआ, एक उसकी बीवी है, एक उसका खयाफी भाई है और एक उसका चचा है। जी बताएं जी, बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। एक अहयाफी भाई, उसका कितना हिस्सा है? एक अगर हो तो 1/6। ठीक है। चचा क्या हो जाएगा? आसबा। क्लियर होगी बात? दूसरी सूरत क्या है कि बीवी है, दो अहयाफी भाई हैं या बहन भाई हैं, जो भी हैं, चलें बहन भाई लिख लेते हैं, ठीक है, और तीसरा चचा है। अब बताएं जी, दो या दो से ज़्यादा हों तो 1/3 मिलता है। ये वाहिद सूरत है जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस मेल और फीमेल बराबर का हिस्सा ले जाते हैं, ठीक है, वरना उमूमन जो है वो फीमेल का हिस्सा क्या होता है? हाफ होता है। चचा क्या हो जाएगा? आसबा हो जाएगा, बच्चा कुचा सब ले जाएगा, ठीक है। तीसरी सूरत क्या है? बीवी है, बेटा है, बीवी है, बेटा है और अहयाफी भाई है। जी, बीवी का कितना हिस्सा है? 1/8। बेटे का आसबा, अहयाफी भाई महरूम। जब औलाद हो या बाप दादा हो तो अहयाफी भाई क्या है? बहन भाई, दोनों महरूम हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? जी सेम यही अखियाफी बहन का होगा। अब हम आते हैं अल्लाती बहन की तरफ। मिसाल के तौर पे आमिना की वफात हुई, ठीक है, एक इसका खामंद है, एक इसकी अल्लाती बहन है और चचा मौजूद है। जी, खामंद 1/2, अल्लाती बहन एक बहन का हमने कहा था, वही बहन वाला हिसाब है। चचा क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। दूसरी सूरत है, जैद की वफात हुई, एक उसकी बीवी है, दो अल्लाती बहनें हैं और चचा है। जी बताएं जी, बीवी का हिस्सा 1/4, दो बहनों का 2/3, चचा क्या हो जाएगा? आसबा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलें। पहली सूरत कि वो एक है, दूसरी सूरत दो या दो से जायद हैं, तीसरी सूरत में क्या है? एक हकीकी बहन मौजूद है। जैद की बीवी है, एक ऐनी बहन है और एक अल्लाती बहन है और चचा है। बताएं जी, बीवी को कितना मिलेगा? ऐनी बहन को, अल्लाती बहन को 1/6। ऐनी बहन की मौजूदगी में, ठीक है, जब उसकी हकीकी बहन हो तो अल्लाती बहन का हिस्सा 1/6। चचा क्या है? जी, तो बीवी को क्यों 1/8 मिलेगा जब औलाद नहीं है? ठीक है, ये केस नंबर था 3। चौथा केस चलेंगे कर लेते हैं। 1/4, 1/2, 1/6, कितने हो गए? 12, 3, 6 और 2, ठीक है, 11/12, एक बच गया ना। चौथा केस क्या है? बीवी है, दो ऐनी बहनें हैं, एक अल्लाती बहन है, ठीक है, और चचा है। बीवी को कितना मिल गया? दो ऐनी बहनों को कितना मिला? अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी।
ठीक है, चौथा क्या है? आसबा। चौथा केस क्लियर हो गया। पांचवा ये है कि भाई मौजूद हो। पांचवा केस ये है कि बीवी है, बेटी है, अल्लाती बहन है और अल्लाती भाई है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। बेटी को, एक बेटी है ना, 1/2। अल्लाती बहन, अल्लाती भाई, आसबा, 1:2 की रेशो से। ठीक है, क्लियर होगी बात। छठी सूरत जी, बीवी है, एक ऐनी भाई है और एक अल्लाती बहन है। जी बताएं जी, बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को मिलेगा 1/4। भाई आसबा हो जाएगा। और बहन, औलाद हो, बाप दादा हो, हकीकी भाई मौजूद हो, बहन महरूम हो जाएगी। क्लियर हो गई जी बात? ठीक है। जो तो है मुखन्नस, मुखन्नस समझते हैं, ठीक है, उसकी टेंडेंसी देखेंगे। मर्दों की तरफ है तो मर्द का हिस्सा लेगा, औरत की तरफ है तो औरत का हिस्सा लेगा। ठीक है, आसान हाल इसका यही है। हिस्सा तो ज़ाहिर बात है होगा ना उसका। और जो मुश्किल हो जाए, यानी उसके अंदर टेंडेंसी ना मर्द की हो ना औरत की हो, तो फिर उसका एक मर्तबा मर्द का हिस्सा निकाल के एक मर्तबा उसको औरत कंसिडर करके उसका निस्फ निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लें। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? एक और मसला जो हमल है उसका भी विरासत में एतबार होगा। एक खातून जो है वो हामिला है, तो अब जो बच्चा माँ के पेट में है वो वारिस है कि नहीं है? 4 मंथ से अगर ऊपर है, आफ्टर 4 मंथ्स वो वारिस बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर रूह पड़ जाती है, वो एक मुकम्मल जान है, मुकम्मल इंसान है। अब विरासत आप रोके रखेंगे उसकी पैदाइश तक। या तो उसकी जेंडर कंफर्म कर लें डॉक्टर से, जेंडर कंफर्म करने के बाद उसका हिस्सा सामने रखते हुए कैलकुलेशन निकाल लें, या फिर ये है कि सब्र कर लें कि वजह हमल हो जाए और उसके बाद आप विरासत तकसीम करें, क्योंकि वो अब एक मुकम्मल जान है, उसका हिस्सा है और उसका हिस्सा उसको जाना चाहिए। हम कानून की बात नहीं कर रहे, हम अभी शरीयत की बात कर रहे हैं। कानून तो अभी बना है ना, तो इससे पहले क्या हो रहा था? हम तो शरीयत की बात कर रहे हैं ना। कानूनी बात और बात है, वो हमने पहले भी की है। कानून कहता है यतीम पोते को विरासत में हिस्सा मिलेगा, शरीयत कहती है नहीं है हिस्सा। ठीक है, तो शरई कानून ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो कि इस वक्त कानून इम्प्लीमेंट है। तो ये बात हमने शुरू में की थी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंट है उसका अक्सर व बेशतर या मोर देन 90% वो शरई ही है, शरीयत के मुताबिक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तमाम का तमाम जो है वो शरिया के मुताबिक, ऐसा नहीं। निकाह तलाक के मसाइल में जो हमारे यहाँ लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, वो कौन सी सारी शरीयत के मुताबिक है? बाज़ दफ़ा होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। क्लियर हो गई जी बात? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।